नमस्कार आप सभी को। मैं सुबोध कुमार, जीएस कोचिंग सेंटर आरा से। हम लोगों ने पिछले क्लास में भारत के भूगोल के अंतर्गत नदियों को पढ़ रहे थे और उस दौरान हम लोगों ने नदियों के, भारत के जितने भी प्रमुख नदियां हैं उसके उद्गम स्थान और कहां जाकर गिरती हैं उनके मुहाने को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वह है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों को। और सबसे पहले देखेंगे गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं, और इस तरह से बारी बारी से प्रत्येक नदियों के किनारे बसे शहरों को हम लोग देख लेंगे। इसके लिए इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक मैप क्रिएट करते हैं और मैप के माध्यम से नदियों को दर्शाते हुए हम लोग उन शहरों को भी वहां पर दर्शाएंगे। तो यहां पर हम लोग एक मैप सबसे पहले बना लेते हैं। ये नेपाल हो गया और यहां पर उत्तराखंड। ठीक है, यहां से हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी कहां से निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में और बिहार में प्रवाहित होते हुए ये पश्चिम बंगाल में जाकर प्रवाहित होती है और इसका एक शाखा बांग्लादेश की तरफ भी चला जाता है। तो यहां पर हम लोग अगर बात करें तो कौन कौन से शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो हम लोग शुरुआत करेंगे हरिद्वार से। तो आप यहां पर एक डाटा लिख लेंगे। एक तरफ लिखेंगे शहर और दूसरे तरफ नदी, कौन सी नदी उसके किनारे बसा हुआ है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हरिद्वार से। हरिद्वार जो है किस नदी के किनारे बसा है? हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गंगा नदी लिख लेंगे इसको। किस नदी किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। तो ये उत्तराखंड में सबसे नीचे यहां पर हरिद्वार हो गया। उसके आगे हम लोग अगर बढ़े तो मिलेगा हम लोगों को कनौज। कनौज शहर किस नदी के किनारे? ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके आगे अगर हम लोग बढ़े, कनौज से आगे, तो हम लोगों को मिलेगा कानपुर। क्या मिलेगा? कानपुर। कनौज है, उसके नीचे कानपुर। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा है। कानपुर से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर प्रयागराज मिलता है और प्रयागराज में जानते हैं ये यमुना नदी आकर प्रयागराज में क्या होती है? गंगा से मिलती है। तो प्रयागराज की अगर हम लोग बात करें तो प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ है। गंगा और यमुना के संगम पर बोलेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो वाराणसी। इसके आगे वाराणसी। वाराणसी किस नदी के किनारे? तो वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब वाराणसी के बाद जो गंगा नदी है वो बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में बक्सर, पटना, भागलपुर, और भागलपुर के बाद ये झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो यहां पर अगर बिहार की अगर बात करें तो 3 शहरों को हम लोग देख लेते हैं। पहला हो गया बक्सर, गंगा नदी किनारे ये भी बसा हुआ है। दूसरा पटना, पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। भागलपुर
भागलपुर भी गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो है ना गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हरिद्वार गंगा नदी किनारे, कनौज गंगा नदी किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज गंगा जमुना के संगम पर, वाराणसी गंगा नदी किनारे, बक्सर गंगा नदी किनारे, पटना गंगा नदी किनारे, भागलपुर गंगा नदी किनारे बसे हुए शहर हैं। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल में जब आएंगे तो देखेंगे कि फरक्का के बाद इसकी धारा दो भागों में बढ़ जाती है गंगा नदी का। एक धारा बांग्लादेश में चला जाता है पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। और जो पश्चिम बंगाल में जो धारा चलता है दक्षिण की तरफ, वो हुगली के नाम से। हुगली नाम हो जाता है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का। और हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के दो प्रमुख शहर हावड़ा और कोलकाता, ये दोनों जो है ना हुगली नदी के तट पर अवस्थित हैं। तो यहां पर इन दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग। हावड़ा किस नदी किनारे हो जाएगा? हुगली नदी किनारे। और कोलकाता ये भी हुगली नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये दोनों शहर कलकत्ता और हावड़ा। ठीक है, तो यहां पर आप नामकरण कर सकते हैं। ये हरिद्वार हो गया, ये कनौज हो गया, ये कानपुर हो गया, ये वाराणसी हो गया, ये यहां पर बक्सर हो गया, यहां बक्सर हो गया, ये पटना हो गया, ये भागलपुर हो गया, ये कोलकाता और ये हावड़ा। ये गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हो गए। अब देख सकते हैं, और याद रखना बिल्कुल आसान है, एग्जाम की दृष्टि से काफी ये महत्वपूर्ण होते हैं और प्रत्येक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। अब हम लोग चलते हैं आगे, यमुना नदी के किनारे बसे शहरों को देखेंगे। अगर एक बार आप मैप में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहां पर हम लोग गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी, यही गंगा नदी है। गंगा नदी, ये गंगा नदी का प्रवाह मार्ग है इस तरह से। और यहां से ये दो भागों में बट रही है, एक बांग्लादेश में, दूसरा पश्चिम बंगाल में जाकर प्रवाहित हो रही है। तो आप गंगा नदी का प्रवाह मार्ग देख सकते हैं, उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, बिहार के बाद झारखंड बॉर्डर, झारखंड में प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में जब प्रवेश करती है तो इसकी दो धाराएं हो जाती हैं, एक बांग्लादेश में चला जाता है पद्मा के नाम से, और दूसरा दक्षिण में हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये डेल्टा का निर्माण करती है, और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का, उस डेल्टा का नाम क्या है जो गंगा नदी द्वारा और गंगा ब्रह्मपुत्र और विभिन्न सहायक नदियों द्वारा बनता है, तो वो नाम है सुंदरवन डेल्टा। अब दूसरा जो हम लोग नदी देखेंगे वो देखेंगे यमुना को। यमुना भी उत्तराखंड से के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और ये प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसके किनारे भी तीन प्रमुख शहर बसे हुए हैं, उन तीनों को हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर देखेंगे एक तरफ शहर लिखेंगे और दूसरी तरफ नदी। तो तीन प्रमुख शहर, नई दिल्ली,
नई दिल्ली, आग, मथुरा, आगरा, ये तीनों जो है ना यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, नई दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये तीनों जो है यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं, नई दिल्ली हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं, थोड़ा चलते हैं उत्तर में, और उत्तर में चलते हैं तो जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो शहर है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको मिटा दे, या अलग पेज ही ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट। एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ नदी है। यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं, सतलज नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लुधियाना को। लुधियाना और फिरोजपुर, लुधियाना और फिरोजपुर को, ये दोनों जो शहर है सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। कौन कौन? तो लुधियाना और फिरोजपुर, लुधियाना और फिरोजपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो सतलज नदी के तट पर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आप लोग जानते हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, झेलम नदी के तट पर। श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है? तो झेलम नदी के किनारे बसा है। और बाकी उत्तर भारत में अगर हम लोग बात करें, मैप में अगर आप देख सकते हैं इसको, उत्तर भारत में 5 प्रमुख नदियां हैं। अगर सिंधु नदी को जोड़ लें तो यहां से, तो यहां से एक नदी सिंधु नदी निकलती है और पाकिस्तान में चली जाती है। एक नदी झेलम नदी होती है जो आगे चिनाब में मिल जाती है। एक चिनाब नदी होती है जो आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। दूसरी एक सतलज नदी होती है, निकलती है, जो जाकर आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। एक नदी यहीं से निकलती है, ब्यास नदी, और ये सतलज नदी में मिल जाती है। तो यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं, एक और नदी है यहाँ से, रावी नदी, जो आगे जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। ये भी यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 नदियां होती हैं सिंधु नदी को मिलाकर। तो इसमें से ये जितनी भी 6 नदियां हैं उसमें से ब्यास नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां भारत में तो प्रवाहित होती ही हैं, साथ में ये जाकर पाकिस्तान में भी प्रवाहित होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें रावी नदी को, तो यहां पर पाकिस्तान के एक शहर का नाम याद रखेंगे, लाहौर। लाहौर जो है रावी नदी के तट पर अवस्थित है। एक लाहौर को ध्यान में रखेंगे, पाकिस्तान का शहर है लाहौर, रावी नदी के तट पर अवस्थित है। इतिहास में इसका, है ना, जब आधुनिक भारत पढ़ते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, तो उसमें काफी महत्वपूर्ण हो जाता है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। और है ना, उस समय के राष्ट्रीय झंडे को
नवगृहित राष्ट्रीय झंडे को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था, आधी रात को फहराया गया था। तो एक दिमाग में रखेंगे, लाहौर जो है रावी नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए आगे और नदियों को देखते हैं। तो नर्मदा नदी पर आते हैं हम लोग। नर्मदा नदी पर यहां पर देखेंगे कि यह नर्मदा नदी का प्रवाह मार्ग है जो कि अमरकंटक से निकलती है, और इस पर जो बसने वाला जो प्रमुख शहर है वो शहर है जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। अब यहां पर एक फिगर बना लेंगे। एक तरफ है शहर लिखेंगे, दूसरी तरफ नदी। जबलपुर किस नदी किनारे बसा है? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, यहीं पर आप देखिएगा कि एक और नदी प्रवाहित होती है। उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती। और ताप्ती नदी के किनारे एक प्रमुख शहर है सूरत, जो कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगर यहां पर हम लोग देखेंगे तो साबरमती अहमदाबाद है। अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा है? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। साबरमती नदी किनारे बसा है। यहीं पर आप देखेंगे कि एक चंबल नदी होती है, जो आगे चलकर ये यहां से गंगा नदी को निकाल सकते हैं, यहां से यमुना को, और यहीं से आप देखिएगा कि एक चंबल नदी जो है यहां से एक चंबल नदी प्रवाहित होती है और जमुना नदी में जाकर मिलती है। तो चंबल नदी पर कोटा, कोटा एक राजस्थान का प्रमुख शहर है जो चंबल नदी के किनारे बसा है। ठीक है, इसके अलावा अगर और बात करें तो गोदावरी नदी को आप दर्शा सकते हैं। गोदावरी नदी के किनारे नासिक है। नासिक किस नदी किनारे बसा है? गोदावरी नदी के किनारे। यहीं पर एक और नदी पर निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसका नाम है कृष्णा। और कृष्णा नदी के किनारे जो है ना विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किस नदी किनारे बसा है? तो कृष्णा नदी के किनारे। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये कावेरी नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कावेरी नदी के किनारे दो शहर को नाम याद रखेंगे, एक तिरुचिरापल्ली और दूसरा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली। किस नदी किनारे? तो ये कावेरी नदी के किनारे। किस नदी किनारे? कावेरी नदी किनारे। तो यहां पर देख सकते हैं कौन कौन सा नदी, कौन कौन सा शहर किस नदी किनारे बसा है। जबलपुर किस नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी किनारे। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है। आगे और चलते हैं और नदी और शहरों को देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। और आते हैं महानदी उड़ीसा में। कहां चलते हैं हम लोग? उड़ीसा में चलते हैं। और यहां पर प्रमुख नदी जो है वो कौन सी है? तो महानदी है। महानदी को हम लोग उड़ीसा में देखते हैं तो यहां पर दो प्रमुख शहर, एक कटक और दूसरा संबलपुर। कटक किस नदी किनारे? महानदी के किनारे। और संबलपुर
संबलपुर, महानदी किनारे। यहीं पर जमशेदपुर को देख लेते हैं। जमशेदपुर, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे। हम्पी को देख लेते हैं। हम्पी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है क्योंकि भद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे कि गोदावरी नदी आती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है यहां से, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना आगे गंगा नदी में क्या हो जाती है, जाकर मिल जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है दोनों। ठीक है, आगे और हम लोग बात करते हैं नदियों का, कौन सा शहर और छूटा हुआ है। तो एक बद्रीनाथ को देख लेते हैं। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे। अयोध्या, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। उज्जैन, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा और भी अगर बात करें तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे, ओरछा बेतवा नदी के किनारे। गया बिहार का शहर है, फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे। इसके अलावा भारत के सबसे दक्षिणी नदी की बात करें, वैगाई नदी। भारत में सबसे लास्ट में दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, वैगाई नदी। और वैगाई नदी के किनारे बसा हुआ है मदुरई शहर। कौन सा, मदुरई शहर वैगाई नदी के किनारे, जहां पर मीनाक्षी मंदिर है। यहां पर कौन सा मंदिर है, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शहर हैं, लेकिन इसमें से एक और महत्वपूर्ण शहर जो है वो हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद किस नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसके अलावा और भी सोचिए और कौन से शहर हैं जो प्रमुख शहर हैं और वो नदियों के किनारे वो बसे हुए हैं। ठीक ना, तो आप सोच सकते हैं हमने जहां तक महत्वपूर्ण जितने भी शहर हैं उन सब शहरों का यहां पर नाम लिखा है और उसके किनारे बसे हुए शहर हैं, और ये सब के सब काफी महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम की दृष्टि से, और एक क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आने की संभावना रहता है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूं कि ये क्लासरूम में जब आप आएंगे तो ये इसका सभी क्वेश्चन का इसमें का सही जवाब आप देंगे। तो इतना ही मैं रहने देता हूं आज के क्लास का, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग सरस्वती पूजा बाद मिलेंगे।
थैंक यू।